हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। दिन सोमवार 10 अगस्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं स्पेशल शो बुलियन बैठक के साथ। और हमारे साथ एक बार फिर से आज की इस खास चर्चा में जुड़ चुकी हैं एसएमसी सिक्योरिटीज से वंदना भारती जी और केडिया रिसर्च लैब से नितिन केडिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच एक बार फिर से इस बुलियन बैठक स्पेशल शो में अपना कीमती समय देने के लिए। तो इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करूं, जो हिस्टोरिकल मूव खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर ने दिए हैं और आज भी बाजार ने जो एक स्ट्रेंथ शो की है, जरा उस पर एक निगाह डालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि शुक्रवार को, मतलब सबसे हिस्टोरिक डे जो शुक्रवार का था, उसमें गोल्ड हमने देखा कि दिसंबर फ्यूचर्स करीब 2.5% की तेजी के साथ $4,400 प्रति ट्राई ऑन्स पर सेटल होते हुए नजर आए थे। और गोल्ड ने जनवरी 2026 के बाद अपनी सबसे बड़ी वीकली गेन दर्ज की थी। यही हाल सिल्वर का था। सिल्वर सितंबर फ्यूचर शुक्रवार को लगभग 3.5% चढ़कर ऑलमोस्ट $64 के पास सेटल हुए थे। और वहां से एक कहीं ना कहीं दुविधा यही थी कि क्या सोमवार को बाजार किसी तरह की एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली का शिकार तो नहीं हो जाएंगे, क्या बाजार थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेंथ को गंवाएंगे नहीं। लेकिन कमाल हो गया, आज बाजार देखिए $64 के ऊपर चांदी, गोल्ड स्पॉट देखिए $4350 का लेवल लगातार थामता हुआ, घरेलू बाजार में 1,52,000 के पार और चांदी 2,34,000 के पार जाती हुई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $87 के आसपास एक फ्लैट कारोबारी हमें देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूटीआई क्रूड में जरूर हमें एक जंप देखने को मिल रहा है, लगभग 2%, $79 के आसपास। घरेलू बाजारों में 1% का उछाल 74-75 के करीब यहाँ पर नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, डॉलर इंडेक्स 99 पर अभी भी कायम। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो हिस्टोरिकल मूव आए हैं और जो बाजार ने आज स्ट्रेंथ शो की है, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या बाजार ने अपनी मैच्योरिटी एक बार फिर से प्रूव की है? जो कहते हैं कि बाजार ने अपना मेटल प्रूव किया है और बहुत सारी चीजें जो हैं, बाजार अब उसी हिसाब से चल रहा है जैसा अमूमन रहता है। चाहे हम सेफ हेवन फैक्टर्स की बात कर लें या जियो पॉलिटिकल लेवल पे, अमूमन ये सारे नैरेटिव बीच में बनते बिगड़ते नजर आए थे। तो वंदना जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। क्या वो तमाम फंडामेंटल्स, तमाम जो फैक्टर्स थे, एक बार फिर से इनलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं और बाजार उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जैसा अमूमन इन तरह के फंडामेंटल्स पर रिएक्ट करता था? जी प्रशांत जी, सबसे पहले आपको, नितिन जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम लोगों ने अगर हिस्टोरिकली एक पैटर्न को देखें तो हमेशा मतलब 20-30% के डिक्लाइन के बाद हम लोगों ने एक वापसी आता हुआ देखा है गोल्ड को, हिस्टोरिकली बैक। इसके बाद क्या है कि सारे समीकरण जो थे वो फेवर में आते गए। जैसे क्रूड प्राइसेस का यहाँ पे नीचे की तरफ आना, फिर बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलाटाइल होना, और फिर मतलब कि जापानीज येन में खरीदारी की वजह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई और डॉलर इंडेक्स में एक जो फॉल आया 100 के नीचे। तो इन सब चीजों के समीकरण के हिसाब से एक चीज और नजर आई यहाँ पे कि इन्फ्लेशन डेटा भी थोड़ा सा सॉफ्ट होके आया। तो वो जो पॉसिबिलिटी बन रही थी सितंबर में हाई की, जो 81% तक चली गई थी, वो कम होके यहाँ पे 54-53% तक आ गई। इसका मार्केट में एक बहुत बड़ा राहत मिला और वहीं से एक लोअर लेवल बाइंग, तो फ्रेश बाइंग के लिए, वैल्यू बाइंग के लिए गोल्ड तो खड़ा ही था। सेंट्रल बैंक यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, क्वाइंस पार्स में यहाँ पे बाइंग थी, बाइंग नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी में यहाँ पे कम थी। और फिर हम लोगों ने ईटीएफ में आउटफ्लोज देखा था। यहाँ पे जैसे इनफ्लो आया और माइनिंग स्टॉक्स बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से ये रैली बिल्कुल फुल फ्लेजेड रैली जो है यहाँ से शुरुआत हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये जो रैली की शुरुआत हुई है, ये यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी और कम से कम $4,600 से लेके $4,750 तक आती हुई दिखाई देनी चाहिए इस लेग ऑफ रैली में। और मेरे ख्याल से जो अपना बाजार है, वहां पे भी भाव एक बारी 1,58,000 तक जाना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम ट्रेंड्स पॉजिटिव जो हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर ले, घरेलू बाजार, उन सभी में अब बड़े लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए। नितिन सर, आपका क्या टेक है? बिल्कुल, तो लेवल का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वंदना जी, मैं आपके पास एक खास सवाल के साथ आऊंगा। जब हम बात खास तौर पे डॉलर और येन के गठजोड़ की कर रहे हैं, एक रीबैलेंसिंग की कर रहे हैं, हम जानते हैं कि यूएस और जापान का एक बड़ा ही क्लोज, कहीं ना कहीं एक कारोबारी रिश्ता ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो
तमाम चीज़ें हैं, उसे लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जिसको लेकर ये एक कंसर्न के तौर पे भी देखा जा रहा है कि अगर इस तरह की रीबैलेंसिंग हुई तो आने वाले वक़्त में चिंता बढ़ सकती है और जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। जी, ये बिल्कुल सही कहा है क्योंकि जापान को हम वर्ल्ड बैंक की तरह जानते हैं जहाँ पे मतलब डिकेड से 0% पे 0.25% पे यहाँ पे मतलब कि लिया गया है मतलब करेंसी को लिया गया है, लोन लिया गया है और फिर हमने उससे निवेश करा है यूएस में। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे दिक्कत तो यही है, यहाँ पे नितिन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाया है कि अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया मतलब कि जापान ने, तो जिन्होंने 0.25% के हिसाब से यहाँ पे लोन लिया हुआ था, अब वो उसे रिटर्न करेंगे 1.25% के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ी अनवाइंडिंग होगी और ये केओस क्रिएट करेगा क्योंकि जापान से लोन लेके दुनिया भर में पैसे लगे रहते हैं, चाहे वो पेंशन फंड्स हो, चाहे वो आपको इक्विटी बाजार हो, कहीं भी हो, कमोडिटी हो। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी कि वो फिर सारे ट्रेड्स जो हैं वो अनवाइंड होने लगेंगे। तो जियो पॉलिटिकल प्रेशर तो अपने आप है। ये येन की वजह से जो येन कैरी ट्रेड जो अनवाइंड होगा, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा उथल पुथल आता हुआ देख सकते हैं और एक क्रैश भी इनफैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि यहाँ पे जापान और यूएस, कोई दो कंट्री ऐसा नहीं होता है अपनी देश की करेंसी वो देश ही बचाता है, लेकिन यहाँ पे दो देश मिलके एक करेंसी को बचाने पे लगे हैं। लेकिन मुश्किल लग रहा है, बार बार यहाँ पे एक बारी मतलब अप्रिशिएट होता हुआ यन दिखता है, फिर बार बार वो दोबारा डिप्रिशिएशन साइड में जाता है। तो मुझे लगता है सूनर और लेटर एक इनको इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा जिससे ये बचते फिर रहे हैं, नहीं तो इन्हें ट्रेजरी सेल करनी पड़ेगी। दोनों ही स्थिति में यहाँ पे यूएस की मार्केट जो है वो ज्यादा वोलेटाइल होती हुई नजर आएगी और वहां पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर वहां पे क्रैश आता है तो मेरे ख्याल से उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बाकी मार्केट पे भी होगा। और हो सकता है कि गोल्ड वहां पे इनिशियली एक रिएक्ट कर दे नीचे आके, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट वगैरह आते हैं जो गोल्ड रिएक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल एक ये फायदे का सिचुएशन रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। बिल्कुल। तो ये जो एक वॉलेटिलिटी है, ये जो एक रिस्क है, ये भी कहीं न कहीं कैटलिस्ट का काम गोल्ड की प्राइसेस के लिए कर रहा है। नितिन सर, बिल्कुल। वंदना जी, मैं एक खास सवाल के साथ आपके पास आऊँगा। पिछली दफ़ा जब हम शो कर रहे थे, तो एक कमेंट लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग आया। उन्होंने कहा कि जब अगली बार वंदना जी मिलें, तो प्लीज़ उनसे ये सवाल पूछिएगा। लोग जानना चाहते हैं कि जो बड़े टारगेट्स अब हैं, मतलब ये हालिया जो रैली है, क्या उन बड़े टारगेट्स का टाइम फ्रेम कम हो सकता है? ख़ास तौर पे लोग जानना चाहते हैं कि चांदी जो है वो 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख तक के लेवल अगर आने वाले कुछ वक़्त में है, तो उसके लिए कितना समय इंतज़ार करना होगा? और गोल्ड में बड़ी रैली या बड़े टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है प्रशांत जी, क्योंकि अगर हम 2025 के अंत में थे तो लोगों ने कहा था कि यहाँ पे काफी की हो सकता है कि ये मतलब 2026 में हम 5.5 या 6 लाख आता हुआ चांदी में देखे। लेकिन इसके बाद एक करेक्शन आया और गोल्ड में भी एक अच्छा खासा हम लोगों ने करेक्शन आता हुआ देखा है। थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण मार्जिन कॉल से लॉन्ग लिक्विडेशन था वो अपनी जगह है, लेकिन एक यहाँ पे समीकरण बदला वॉर को आके, और ये वॉर जो है ये प्रोलॉन्ग करता हुआ नजर आया है। तो हल्का सा यहाँ पे मैं रिवाइज करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि उन्होंने एक 70 एक 75 पे बाइंग करी है गोल्ड में, वो कब आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए आप ईयर एंड तक का एक लेके चलिए, दिसंबर तक का आपको ये, खासकर नवंबर में, क्योंकि दिसंबर में कुछ अनवाइंडिंग्स होती हैं, तो नवंबर तक ये लेवल्स आपको मिलने चाहिए। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो 2026 तक की बात अगर हम करें तो मुझे लग रहा है कि 320 तक यहाँ पे 3,20,000 3,50,000 तक वो रेट्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत ज्यादा बुलिश फिलहाल नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर मैं 5 लाख की बात करूं तो 5 लाख के लिए मुझे लगता है कि 2027 के अंत तक यहाँ पे या 2028 का जो शुरुआत होगा वहां पर हम एक प्राइसेस को यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। जबकि गोल्ड में मुझे लग रहा है कि स्लो और स्टेडी एक अपसाइड रहेगा। तो 2 लाख का लेवल हम यहाँ पे एक बारी 2026 में आता हुआ देख सकते हैं। तो गोल्ड जो है वो स्टेडी मूव के लिए जाना जाएगा। 2 लाख का लेवल 2026 में 27 में आता हुआ दिख सकता है, सॉरी। और अगर मतलब कि चांदी की बात की जाए तो 5-6 लाख नहीं, लेकिन आप यहाँ पे 4.5 लाख 5 लाख का जो लेवल है ये एक बार आप 2027 के अंत तक में आता हुआ देख सकते हो। और इसका कारण भी है क्योंकि जैसे ही ये वॉर एंड होगा और जिस तरीके से यहाँ पे रिन्यूअल्स की बात हो रही है, जिस तरीके से डेटा सेंटर बन रहा है, वो चीजें और यहाँ पे मतलब एक्सेलरेट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि क्रूड और काफी सारे यहाँ पे
जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। एक बार ये जो चीज़ें शुरुआत होंगी और फिर यहाँ पे वॉर के बाद जो मतलब डिस्ट्रक्शंस होते हैं, वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन में भी यहाँ के मेटल्स की का यूजेस जो है वो बहुत होता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे समीकरण में और इंटरेस्ट रेट को थोड़ा-सा डाउन रखना होगा उन्हें, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी को रिवाइव करना है। तो 2027 में 2 लाख सोना और 5 लाख चांदी, ये आप मान के चलिए, बहुत बड़ा टारगेट लेने का भी मतलब फिलहाल समय नहीं है। बिल्कुल। तो 2027 के अंत तक मतलब ये भी बड़े ही टारगेट्स हैं, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं बाजार का ऑप्टिमिज्म जो है वो इस एक फ्यूल का काम कर रहा है। नितिन सर, मैं आपके बिल्कुल। नितिन सर ने ईटीएफ का ज़िक्र किया वंदना जी, और मैं बहुत सारे सवालों से जब गुज़रता हूँ दर्शकों के या उनकी क्वेरीज़ और तमाम चीज़ों से, तो बड़ा एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि ईटीएफ को भी लोग शॉर्ट टर्म टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पैटर्न को आप कैसे देखती हैं? क्या आप कहेंगी इसमें? मुझे लग रहा है, एक तो सर ने बड़ी अच्छी यहाँ पे राय दी है कि ईटीएफ से शुरुआत करनी चाहिए, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि बड़े कम मतलब के अमाउंट से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, लीवरेज नहीं है तो आप मतलब कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं या जिनको इमरजेंसी फंड्स की जरूरत है, वो यहाँ पे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईटीएफ एक लंबे निवेश के लिए भी बढ़िया मतलब एक टूल है, जो कि आप बड़े छोटे-छोटे अमाउंट से इसको पूल करके एज़ अ म्यूचुअल फंड्स आप इसे रख सकते हैं एसआईपी के तरीके से। आप इसे हर महीने थोड़ा-थोड़ा रखिए और बाद में ये एवरेज करके आपको ये बहुत बढ़िया एक रिटर्न जो है वो दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि उनका पर्पज़ क्या है यहाँ पे इस बाज़ार में आने का, या तो उनका लॉन्ग टर्म निवेश है तो म्यूचुअल फंड की तरह सिप करें। अगर उनको यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब कि रैली को यहाँ पे कवर करना है, तब ये शॉर्ट टर्म रैली के लिए यहाँ पे ईटीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, यहाँ टैक्स लगता है, तो टैक्स से उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा-सा मतलब कि अगर आप फ्रीक्वेंट कर रहे हैं तो वो जाएगा, तो उसके अबव आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये फिर मार्केट आपके लिए है, और तब आप ऐसी स्थिति में यहाँ पे करते हुए नज़र आने चाहिए। और जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो, तो ट्रेंड पे आपका कितना रिटर्न आ सकता है, और आपकी मतलब कि आपको ये इमरजेंसी फंड है, ऐसे सिचुएशंस में आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में करिए, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहिए। बिल्कुल, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहीं न कहीं गुरु मंत्र है हमारे दोनों दिग्गज एक्सपर्ट्स की ओर से, जिसको आपको गाँठ बाँध के रखना है। नितिन सर, एक बार डॉलर इंडेक्स पर भी चर्चा बिल्कुल। वंदना जी, इन सब के बीच में चूँकि आप एनर्जी मूव्स तमाम एनर्जी प्राइसेस को बहुत करीब से कवर करती हैं, और आपके तमाम पॉडकास्ट जो होते हैं, आपकी जो कमेंट्रीज़ होती हैं, वो बहुत ही मार्गदर्शन करती हैं। अब जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ईरान ने तो मतलब इस बार तो ऑफिशियली उनके स्पोक्स पर्सन्स ने, उनके विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो भी बातचीत हो रही है वो मीडिएटर्स के थ्रू ही हो रही है। कुछ भी ऐसा डील या समझौता किसी नए चीज़ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो अब चीज़ है, और हम जो खास तौर पे क्रूड प्राइसेस में इसका पेन देख रहे हैं, तो क्या क्रूड अभी कुछ वक़्त के लिए ऐसे ही न्यूज़ ड्रिवन रहेगा? क्या अपने तमाम जो बेसिक्स उसके फंडामेंटल्स हैं, वो अब काम करना बंद कर चुके हैं? सबसे बड़ी बात है कि क्रूड के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल और पॉलिटिकल कमोडिटी है, और इसका कई बार हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, रशिया यूक्रेन भी देखा, और अब यहाँ पे हम लोग ईरान और यूएस का देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो पेपर मार्केट है और फिजिकल मार्केट है, सबसे बड़ी बात है कि वो दोनों डिकपल है। अगर हम इंडियन क्रूड बास्केट को देखें तो इंडियन जो है वो पे कर रहे हैं $84, प्राइसेस आ रहा है $74। मैं मानती हूँ कि ब्रांड का है, बाकी चीजें हैं, क्वालिटी कंसर्न्स हैं, क्वालिटी अलग अलग है, लेकिन ये डिस्पैरिटी है $10 की यहाँ पे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि पेपर मार्केट में तो ये डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी यहाँ पे डिमांड भी है और सप्लाई डिसरप्शंस भी है। तो पेपर मार्केट बहुत दिन तक लोअर साइड नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है कि $68 मैक्सिमम लोअर साइड रहना चाहिए। इसके बाद ये बाउंस होके हमेशा ये $80-82 के करीब रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स है उनको तैयार रहना चाहिए कि ये 70-68 आता है और वहां पे कोई भी मतलब न्यूज नहीं आ रहा है इसको और ज्यादा डाउन करने का, तो यहाँ से एक बाउंस लेगा, और जब बाउंस लेगा तो फिर वहां पे गोल्ड सिल्वर जो है वो रैली जो है वो रुकती हुई नजर आती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए एक रेंज इसका बन गया हुआ है $74-72 से लेके $85 का।
इसके बाद मैंने कहा कि पॉलिटिकल कमोडिटी है। अभी ट्रम्प साहब ये चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे नवंबर में मिड टर्म में यहाँ पे इलेक्शंस है, बहुत बड़ी समस्या है कि क्रूड प्राइसेस जो है वो लोअर साइड रहे। तो वो कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स यहाँ पे देते रहेंगे जो क्रूड थोड़ा सा मतलब लोअर साइड रहे। तो एक लोअर रेंज, अब मैं 120 $125 नहीं उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा भी इग्नाइट होता है तो 92 और लोअर साइड $72, यही जो एक $20 का रेंज है क्रूड, उसी के बीच में यहाँ पे घूमती हुई नजर आ सकती है, जब तक कि कोई ठोस यहाँ पे कार्रवाई या कोई भी मतलब डिसीजन के साथ ये ना आए। बिल्कुल। नितिन सर, एक आखिरी सवाल के साथ चलिए आज की चर्चा को यहीं हमें समाप्त करना होगा। थैंक यू सो मच नितिन सर, थैंक यू सो मच वंदना जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरी चर्चा में जब आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपके ज्यादातर सवालों से मैं गुजर रहा था, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली कई सारे सवालों को क्लब करके अपने एक्सपर्ट से उन पर राय जाननी चाहिए और उस पर उन्होंने विस्तृत व्यू दिया है। तो इस पूरे शो को आप देखिएगा, इसके कुछ हिस्से हम अलग अलग शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के जरिए भी आपके सामने रखेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर दे दें, वंदना जी पहले आप। जी, मेरी अपनी कोई ट्रेडिंग नहीं होती है कमोडिटी में, लेकिन मेरी सलाह पे एसएमसी में क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती हैं। नितिन सर अपना डिस्क्लेमर दे दें। डिस्क्लेमर से पहले मैं वंदना जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पीवीके में उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला। और दर्शकों को मैं एक बात और बता दूंगा कि वंदना जी जो हैं ये कुछ चुनिंदा एनालिस्ट में से एक हैं जो बिना इंडिकेटर्स के बहुत बेहतरीन एनालिसिस करती हैं चार्ट्स के ऊपर। वरना आप देखेंगे कि जब भी एनालिस्ट चार्ट लेके आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो लगे रहते हैं। तो आजकल तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आ गए, लेकिन जो वंदना जी की पैनी निगाह है और वो केवल चार्ट के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक निकालती हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो इनके जो डेली सुबह शाम अपडेट आते हैं मैं तो जरूर देखता हूँ। तो हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वंदना जी के चैनल पे जरूर देखें। और मेरी अपनी जो पोजीशन है वो एमसीएक्स में भी बनी है और ईटीएफ में भी बनी हुई है, क्योंकि मेरा सिल्वर में थोड़ा सा दिसंबर तक का तेजी का व्यू है। और इसी के साथ गोल्ड और सिल्वर में जो हमारी शॉर्ट टर्म पोजिशन थी वो अभी मैंने आज एक बार इंट्राडे के लिए निकाल दी है। लेकिन इस प्रोग्राम को देख के आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल और रिस्क मैनेजर की सलाह पे जरूर लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नितिन जी, थैंक यू सो मच वंदना जी। आप दोनों का दिन शुभ हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन पीवीके ओरिजिनल पर यहां से भी एक्शन जारी रहेगा। 3 बजे एक बार फिर मैं आपके सामने होऊंगा और वहां पर इक्विटी मार्केट और इसके साथ ही कमोडिटी मार्केट की तमाम अहम खबरें होंगी। हमारे साथ रचित खंडेलवाल होंगे और तमाम अहम पहलुओं को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।